हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन रहेगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही मार्क्स स्कोरिंग वाला टॉपिक है। नीट में भी इसकी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है, एज वेल एज इन द सीबीएसई बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, उसमें भी इसकी अच्छी वाली इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो बने रहिएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे ह्यूमन में होने वाले रिप्रोडक्शन के बारे में, उनसे रिलेटेड उन बीमारियों के बारे में, एचआईवी के बारे में, गोनेरिया के बारे में, सिफिलिस के बारे में, प्रेगनेंसी क्या होती है, गैस्ट्रेशन क्या होता है, कितने मंथ तक गैस्ट्रेशन पीरियड चलता है। ठीक है, हम जानेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी क्या होती है, हम जानेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, हम जानेंगे सिजेरियन डिलीवरी क्या होती है। तो अगर आप सबको इन सारे टॉपिक की नॉलेज चाहिए तो उसके लिए हमारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। नाम से क्लियर हो रहा है कि हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, बट ये रिप्रोडक्शन हम किसमें पढ़ रहे हैं? ह्यूमंस में। किसमें पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन? ह्यूमंस में। तो बेटा, ह्यूमंस कैसे ऑर्गेनिजम्स है? ह्यूमंस आर विविपैरस ऑर्गेनिज्म। विविपैरस ऑर्गेनिज्म क्या होता है? विविपैरस ऑर्गेनिज्म वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं विच डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, जो डायरेक्टली अपने बच्चों को, यंग वंस को जन्म देते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज विविपैरस। दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज विविपैरस। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूं कि विविपैरस क्या होता है। ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ये बहुत ही बेसिक बात है। वो ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली अपने यंग वंस को जन्म देते हैं, अपनी बॉडी में उनको नरिश करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज विविपैरस ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज विविपैरस ऑर्गेनिज्म। कुछ और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ओविपैरस, जैसे कि ओविपैरस। अच्छा, ओविपैरस जब भी बनाओ ना, ओ को थोड़ा अंडे जैसा बना दो। ठीक है, तो इसी से ही क्लियर हो जाएगा। ओविपैरस वो ऑर्गेनिज्म है विच ले एग्स, जो अंडे देते हैं उन्हें हम ओविपैरस कहेंगे, और जो डायरेक्टली अपने यंग वंस को जन्म देंगे उन्हें हम विविपैरस कहेंगे। तो सबसे बेसिक बात तो यही है कि ह्यूमंस कैसे ऑर्गेनिज्म है? विविपैरस ऑर्गेनिज्म है। तो हम ह्यूमंस के बारे में जान रहे हैं। ह्यूमन में होने वाली एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस, अगर वो नहीं होती तो आज हम नहीं होते। ठीक है, ह्यूमंस का अस्तित्व नहीं होता। तो उस प्रोसेस के बारे में जान रहे हैं। उस प्रोसेस का नाम है रिप्रोडक्शन। उस प्रोसेस का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन। अच्छा, मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा। बायोलॉजी में, साइंस में, अगर किसी वर्ड के लास्ट में TION लगे, अगर किसी वर्ड के लास्ट में TION लगे, तो वो क्या होती है? एक प्रोसेस होती है। वो क्या होती है? एक प्रोसेस। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या है? एक प्रोसेस है जो ह्यूमंस में हो रही है। अच्छा, रिप्रोडक्शन में होता क्या है? रिप्रोडक्शन में एक मेल होता है, फीमेल होता है। ये दोनों गैमीट बनाते हैं। ये दोनों क्या बनाएंगे? गैमीट बनाएंगे। गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट इज लाइक बच्चा। ठीक है, that will convert into embryo, embryo will convert into fetus, and fetus will convert into infant। आज हम इन सब के बारे में जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एज वी नो, ह्यूमंस में दो लोग होते हैं। एक होता है भाई मेल और एक होता है फीमेल। मेल क्या करेगा? अपना एक स्पेशल सेल बनाएगा, और वह स्पेशल सेल क्या कहलाएंगे? गैमीट कहलाएंगे। फीमेल जो है वो भी अपना स्पेशल सेल बनाएगा, और वो स्पेशल सेल क्या कहलाएगा? गैमीट कहलाएगा, जिसे हम एग सेल या ओवम भी कहते हैं। मेल के स्पेशल सेल को हम स्पर्म नाम देंगे। ये मैं चैप्टर का तुम्हें ओवरव्यू दे रहा हूं कि चैप्टर में करना क्या क्या हमें, इन्हीं सारी चीजों को हमें डिटेल में जानना है, इन्हीं सारे स्टेप्स को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो फीमेल एक स्पेशल सेल बनाएगी जिसे ओवम कहेंगे। मेल एक स्पेशल सेल बनाएगा जिसे हम क्या नाम देंगे? मेल के स्पेशल सेल को हम क्या नाम देंगे? स्पर्म नाम देंगे। और फीमेल के स्पेशल सेल को हम क्या नाम देंगे? ओवा या एग सेल। ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे? फ्यूज। इनके फ्यूजन की प्रोसेस ही क्या कहलाती है बेटा जी? फर्टिलाइजेशन। ध्यान से देखो, ये क्या स्पर्म है, ये ओवा के साथ क्या कर रहा है? फ्यूज कर रहे हैं। और इन दोनों के फ्यूज करने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? फर्टिलाइजेशन। इन दोनों के फर्टिलाइजेशन होने से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा? एम्ब्रियो। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करता हूं। यहाँ पे मियोसिस नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ही जाइगोट बना उसमें होगी माइटोसिस,
यानी सेल डिवीजन होगा, इक्वेशनल सेल डिवीजन होगा, एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट विल कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बेटा जब हाथ पांव निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, लिम्स ग्रो करने स्टार्ट हो जाते हैं, तब इस एम्ब्रियो को हम नाम दे देते हैं फीटस। तब इस एम्ब्रियो को हम क्या नाम दे देते हैं? फीटस। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चमक रहा है नहीं चमक रहा, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमने बस अभी तक बेसिक बात जानी कि फीमेल ओवा बनाएगी, मेल स्पर्म बनाएगा, दोनों फ्यूज कर जाएंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, और एम्ब्रियो फाइनली कन्वर्ट होगा फीटस में। ये पूरे इस चैप्टर में पढ़ना है। अब हमें एक एक स्टेप के बारे में जानना है कि स्पर्म बना है तो कैसे बनाए, कहाँ बनाए, क्या क्या प्रोसेस लगी है, कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व था, कौन से सेल्स इन्वॉल्व थे, उसका पाथवे क्या था, स्पर्म की यात्रा कैसी रही। ठीक है, इन सब के बारे में हम जानेंगे इस डिटेल में इस चैप्टर के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अगर रिप्रोडक्शन करवानी है तो उसके लिए चाहिए होता है मेल और उसके लिए चाहिए होता है फीमेल। और मेल से क्या बनता है? मेल गैमेट बनता है, और फीमेल से क्या बनता है? फीमेल गैमेट। तो रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप होता है विच इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। विच इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। भारी भरकम सा वर्ड लग रहा है, लेकिन घबराना नहीं है इसको देख के। ठीक है, साइंस में हम चीजों का पोस्टमार्टम करते हैं, हर चीजों को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। जैसे कि यहां पे लिखा है गैमेटो। गैमीटो का मतलब होता है गैमीट। गैमीटो का क्या मतलब होता है? गैमीट। जीनेसिस का मतलब होता है प्रोड्यूस या फिर टू मेक। तो गैमीट बनाने की प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैमीटोजेनेसिस। वो प्रोसेस जिसमें मेल और जिसमें फीमेल अपनी बॉडी में गैमीट बनाएंगे, वही प्रोसेस क्या कहलाएगी? गैमीटोजेनेसिस। रीड कर लेते हैं। गैमीटोजेनेसिस इन ह्यूमन रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट। गैमीट बनाने की प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैमीटोजेनेसिस। गैमीट बनाने की प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैमीटोजेनेसिस। अभी ये जो गैमीटोजेनेसिस होती है ना, इसके दो टाइप होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैमीटोजेनेसिस। एक गैमीटोजेनेसिस वो होगी जो मेल में होगी, एक गैमीटोजेनेसिस वो होगी जो फीमेल की बॉडी में होगी। ठीक है, फीमेल बोलिएगा इसको, फीमेल मत बोलिएगा, कुछ बच्चों को आदत होती है। तो एक गैमेटोजेनेसिस होती है जो मेल में होती है, और एक गैमेटोजेनेसिस होती है जो फीमेल में होती है। मेल में जो गैमेटोजेनेसिस चल रही है उसे हम नाम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल में चलने वाली गैमेटोजेनेसिस इज टर्म्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस, वेयर एज फीमेल में चलने वाली गैमेटोजेनेसिस इज कॉल्ड एज oogenesis। इज कॉल्ड एज oogenesis। मेल में चलने वाली गैमेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगी, और फीमेल में चलने वाली गैमेटोजेनेसिस क्या कहलाएगी? oogenesis कहलाएगी। नाम से क्लियर हो रहे हैं। गैमेटोजेनेसिस में क्या प्रोड्यूस होगा? स्पर्म प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? स्पर्म। वेयर एज oogenesis वाली प्रोसेस में क्या बनेगा? फीमेल गैमेट विच इज कॉल्ड एज ओवा, और यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज एग सेल। ठीक है, तो हमने देखा एक प्रोसेस है जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस, जिसमें गैमीट बनेंगे। गैमीट क्या होता है बेटा? स्पेशल सेल्स होते हैं। थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में। गैमीट क्या होते हैं? हमारी बॉडी के स्पेशल सेल्स। जरा बात ध्यान से समझिएगा। हमारी बॉडी के हर एक सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है? 46। बट हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस टू हाफ हो जाता है। ऐसे स्पेशल सेल्स को हम नाम देते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। क्या नाम देते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स। और इन रिप्रोडक्टिव सेल्स को ही हम एक और नया नाम देते हैं गैमीट सेल्स। क्या नाम देते हैं? गैमीट सेल्स। और इन्हीं को एक और नाम भी दे सकते हैं विच इज कॉल्ड एज जर्म सेल। विच इज कॉल्ड एज जर्म सेल। तो चाहे गैमीट बोल दो, चाहे जर्म सेल बोल दो, चाहे स्पेशल सेल बोल दो, चाहे रिप्रोडक्टिव सेल बोल दो, हर में बात किसकी चल रही है? गैमीट की ही चल रही है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। गैमेटोजेनेसिस के दो पार्ट थे, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होगी जहां स्पर्म बनेंगे, oogenesis फीमेल में होगी जहां ओवा बनेंगे। ठीक है, कहां से बता रहा हूं? तुम्हारी एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे सारी बातें लिख रखी है। अभी बेसिकली चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी अपन बात कर रहे हैं बेसिक्स की।
ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने के से पहले हमें कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए गैमेटोजेनेसिस क्या है, हमें पता होना चाहिए प्रेगनेंसी क्या है, हमें पता होना चाहिए गेस्टेशन क्या है। तो हम बेसिक बेसिक टर्म्स के बारे में जान रहे हैं, फिर हम एक एक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में जानेंगे, उसकी एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे। चलिए मूविंग अहेड, अगली जो टर्म है गैमेटोजेनेसिस के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है उसे हम टर्म देते हैं इंसेमिनेशन। अब हुआ क्या बेटा, फीमेल में तो ओवा बन चुका, मेल में स्पर्म बन चुका, स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कह दिया, ओवा बनने की प्रोसेस को oogenesis कर दिया। अब दूल्हा दुल्हन रेडी, अब दूल्हे को बारात लेके जाना तो पड़ेगा, तो वो जो बारात लेके जाने की प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। उसी को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। कोई नया शब्द नहीं है, आपने प्लांट्स में पढ़ा है पोलिनेशन होता है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा तक, उसको पोलिनेशन बोलते हैं, जो मेल गैमेट लेके जाता है। सिमिलरली मेल का जो स्पर्म है, जो गैमेट है, उसकी फीमेल के पार्ट तक पहुंचने की प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन, इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होगा, ट्रांसफर, इंसेमिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनसाइड द वजाइना। सीमेन का ट्रांसफर होना वजाइना में, इस चीज को हम क्या नाम देंगे, इंसेमिनेशन। तुम सोच रहे हो सर अभी तक तो आप स्पर्म स्पर्म कर रहे थे, अब एक्चुअल में आप यहाँ पे सीमेन वर्ड घुसा दिया। ठीक है, तो बेसिकली बेटा मेल जो चीज रिलीज करता है उसे हम स्पर्म नहीं नाम देते, उसे हम नाम देते हैं सीमेन। उसे हम क्या नाम देते हैं, सीमेन। स्पर्म अलग होता है, सीमेन अलग होता है। जब मैं आपको टेस्टिस के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा तब आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि मैंने यहाँ पे स्पर्म ना लिख के सीमेन क्या लिखा है। अभी के लिए आप चाहो तो लिख सकते हो कि स्पर्म का ट्रांसफर होना फीमेल के वजाइना वाले पार्ट तक, इसे हम क्या नाम देंगे, इंसेमिनेशन। इसे हम क्या नाम देंगे, इंसेमिनेशन। मेल में जो स्पर्म है उसको फीमेल के वजाइना तक पहुंचाने की प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे स्पर्म ना लिख के सीमेन इसलिए लिखा है क्योंकि मेल में स्पर्म रिलीज नहीं होता, बाहर जो निकलता है उसे हम स्पर्म नहीं कहते, उसे हम नाम देते हैं सीमेन। उसे हम क्या नाम देते हैं, सीमेन नाम देते हैं। ठीक है, चलिए अगली टर्म देखते हैं। अगली बेसिक टर्म है जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। अब हुआ क्या, मेल ने बना लिया स्पर्म, मेल ने क्या प्रोड्यूस किया है, स्पर्म, फीमेल ने क्या प्रोड्यूस किया था, ओवा। इन दोनों के मिलने की प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। इन दोनों के मिलने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, द फ्यूजन ऑफ एमजी बोले तो मेल गैमेट एंड एफजी बोले तो फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के मिलने की प्रोसेस क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। और फर्टिलाइजेशन से बनता क्या है यहाँ पे, जाइगोट। फर्टिलाइजेशन से बनता क्या है यहाँ पे, जाइगोट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मेल के अंदर स्पर्म बना था, फीमेल के अंदर ओवा बना था, दोनों मिल चुके, एक नया स्ट्रक्चर बन चुका, एक सिंगल सेल बन चुका, एक बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर बन चुका, उसी को हम क्या नाम देते हैं, जाइगोट। उसी को हम क्या नाम देते हैं, जाइगोट। बेसिकली बेटा हम सब ने अपनी जो लाइफ है ना वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट की है। ठीक है, हम जब छोटे थे हम एकदम इत्तू से थे, अब सपोज मारो इत्तू से हम कित्तू से हो गए। ठीक है, तो हम सब ने अपनी लाइफ एक छोटे से सेल से स्टार्ट की, उस छोटे से सेल को हम नाम देते हैं जाइगोट। उस छोटे से सेल को हम क्या नाम देते हैं, जाइगोट नाम देते हैं। और जाइगोट बनाने की प्रोसेस कहलाती है फर्टिलाइजेशन। जाइगोट बनाने की प्रोसेस कहलाती है फर्टिलाइजेशन। तो बेटा अब हुआ क्या, जाइगोट बन चुका। ठीक है, हुआ क्या है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका, जाइगोट से बनता है एक नया स्ट्रक्चर जिसे हम नाम देते हैं एम्ब्रियो। जाइगोट में जब सेल डिवीजन होता है तो उससे नई चीज बनती है जिसे हम नाम देते हैं एम्ब्रियो। जाइगोट पे जब सेल डिवाइड करते हैं तो एक नई चीज बनती है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फर्दर डिवाइड होके, एम्ब्रियो डिवाइड होता जाता है लगातार, 16 to 32 स्टेज ऑफ सेल्स आती हैं जिन्हें हम नाम देते हैं ब्लास्टुला। जिन्हें हम नाम क्या देते हैं, ब्लास्टुला। तो समझिएगा जाइगोट कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो फर्दर सेल डिवाइड करता है और कन्वर्ट होता है ब्लास्टुला में। किसमें कन्वर्ट होता है, ब्लास्टुला में।
तो यहां पर रिलीज हुआ था ओवा, ओवा के साथ मिला स्पर्म, बन चुका है, ठीक है, ओवा था, ओवा के साथ कौन मिला, स्पर्म मिला, बन चुका था जाइगोट, जाइगोट आगे कन्वर्ट हुआ किसमें, ब्लास्टुला में, और ब्लास्टुला आगे जाके जुड़ जाता है यूट्रस की वॉल के साथ, किसके साथ जुड़ जाता है, यूट्रस की वॉल के साथ, और इसी चीज को हम क्या नाम देंगे, इम्प्लांटेशन, इसी चीज को हम क्या नाम देंगे, इम्प्लांटेशन। तो हमने सबसे पहले जाना गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस के बाद इंसेमिनेशन, फिर आता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो बच्चा बना वो जाके यूट्रस की दीवार के साथ इम्बेड कर जाता है, क्या कर जाता है, इम्बेड कर जाता है, इसी चीज को हम नाम क्या देते हैं, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, फिक्सेशन ऑफ ब्लास्टुला विद द वॉल ऑफ यूटरस, यूट्रस की दीवार के साथ जब ब्लास्टुला फिक्स हो जाता है तो यही चीज क्या कहलाती है, इम्प्लांटेशन, यही चीज क्या कहलाती है, इम्प्लांटेशन कहलाती है। नेक्स्ट चीज है बेटा जी गैस्टेशन, अगली चीज क्या होती है, अगली चीज है उसका नाम क्या है, अगली प्रोसेस है उसका नाम है गैस्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैस्टेशन। गैस्टेशन क्या होता है, बच्चा बन चुका, अब फीमेल की बॉडी में वो 9 महीने तक वहां से न्यूट्रिशन लेगा, वहां पे जाके जुड़ा रहेगा, वहां पे उसका डेवलपमेंट होगा। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है फीमेल की बॉडी में, फीमेल की बॉडी में जो बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, इसी चीज को हम क्या नाम देंगे, गैस्टेशन नाम देंगे, इसी चीज को क्या नाम देंगे, गैस्टेशन। द पीरियड ऑफ टाइम दैट अ बेबी, ह्यूमन बेबी की बात कर रहे हैं, तो वो समय जब ह्यूमन बेबी फीमेल की बॉडी में, मदर की बॉडी में डेवलप हो रहा होगा, उसी चीज को हम क्या नाम दे देंगे, उसी चीज को हम नाम दे देंगे गैस्टेशन। गैस्टेशन में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है किसका, बेबी का या फीटस का, इनसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल की बॉडी में, और इसी चीज को हम नाम देते हैं, इसी चीज को हम नाम देते हैं गैस्टेशन, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर गैस्टेशन कितना होता है, इट इज अबाउट ऑफ 9 मंथ्स, ह्यूमन में गैस्टेशन कितने मंथ्स का होता है, 9 मंथ्स का होता है, कितने मंथ्स का होता है, 9 मंथ्स, ठीक है। अच्छा एक बात और, हाथी में गैस्टेशन कितना होता है, ह्यूमन को, बच्चे को डेवलप होने के लिए माँ की बॉडी में लगते हैं 9 मंथ, वेयरएस जो एलिफेंट होता है उसके बच्चे को डेवलप होने में अप्रोक्सीमेटली 2 साल लग जाते हैं। तो ह्यूमन का गैस्टेशन पीरियड कितना है, 9 मंथ है, वेयरएस एलिफेंट का गैस्टेशन पीरियड कितना है, अप्रोक्सीमेटली 22 मंथ्स है, अप्रोक्सीमेटली कितना है, 22 मंथ, जिसको तुम 2 इयर्स भी कंसिडर कर सकते हो, इट इज ऑलमोस्ट अराउंड द 2 इयर्स। तो एलिफेंट के बच्चे का गैस्टेशन पीरियड है 2 इयर्स का, वेयरएस ह्यूमन के बच्चे का गैस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ्स का। इसके बाद गैस्टेशन के बाद अगली प्रोसेस आती है, 1 सेकेंड, there is some issue with the board I guess, give me a sec. Yeah fine, now it's working. ओके, तो हमने अभी तक क्या जान लिया कि ह्यूमन जो होता है उसमें गैस्टेशन पीरियड कितने मंथ्स का होता है, 9 मंथ्स का होता है, कितने मंथ्स का होता है, 9 मंथ्स का। और एलिफेंट में गैस्टेशन पीरियड कितना का होता है, 22 मंथ का। तो फैक्ट है, यहाँ लिखा हुई है द पीरियड ऑफ टाइम दैट ए बेबी डेवलप इनसाइड द मदर बॉडी इज टर्म्ड एज द गैस्टेशन। गैस्टेशन के बाद अगली प्रोसेस जो आती है बेटा उसे बोलते हैं पार्चुरेशन, उसे क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। यहाँ इमेज में दिखा भी रखा है कि बच्चा जब 9 महीने तक डेवलप हो जाता है फीमेल की बॉडी में, अब उसके जन्म लेने की बारी आ गई, बर्थ लेने की बारी आ गई, बाहर निकलने की बारी आ गई, इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, पार्चुरेशन। क्या नाम देंगे, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, पार्चुरेशन इज द, पार्चुरेशन इज द डिलीवरी ऑफ द बेबी, बच्चे की जन्म लेने की प्रोसेस इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। द एक्शन ऑफ गिविंग बर्थ,
बर्थ देने की ये जो प्रोसेस है, बच्चे को वजाइना से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, ठीक है, यंग चिल्ड्रन को जन्म देने की प्रोसेस, चाइल्ड बर्थ की जो प्रोसेस है, इसी को हम नाम देते हैं पार्चुरेशन। क्या नाम देते हैं? पार्चुरेशन। तो चाइल्ड बर्थ वाली प्रोसेस क्या कहलाएगी? पार्चुरेशन। तो तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अब से अगर किसी का बर्थडे आए तो तुम हैप्पी बर्थडे बोलने की जगह यू कैन ऑल्सो से हैप्पी पार्चुरेशन डे टू यू। ठीक है, हैप्पी बर्थडे बोलने की जगह तुम क्या बोल सकते हो? हैप्पी पार्चुरेशन डे टू यू। क्योंकि पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो जिस दिन तुम्हारा पार्चुरेशन हुआ था उसी दिन तो तुम्हारा जन्म हुआ था, तो हैप्पी बर्थडे ना बोल के यू कैन ऑल्सो से हैप्पी पार्चुरेशन डे टू यू। मूविंग मूविंग अहेड, हमने कुछ कुछ बेसिक प्रोसेसेस के बारे में जान लिया। हमने जान लिया कि अगर ह्यूमन क्या करेगा, अगर ह्यूमन क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, तो वहां कुछ बेसिक प्रोसेसेस होंगी। वहां क्या होगी? अगर ह्यूमन क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, तो वहां कुछ बेसिक प्रोसेसेस होंगी। सबसे पहली जो प्रोसेस है उसे हम नाम देंगे गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेट बनाना बहुत जरूरी है। गैमेटोजेनेसिस के बाद दूसरी जो प्रोसेस है उसमें स्पर्म का फीमेल की बॉडी तक पहुंचना होता है, तो इनसेमिनेशन नाम देंगे। इनसेमिनेशन के बाद जो प्रोसेस आएगी उसे फर्टिलाइजेशन नाम देंगे, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस आती है बच्चे के जुड़ने की यूट्रस के साथ, उसे नाम देंगे इम्प्लांटेशन। उसे हम क्या नाम देंगे? इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के बाद में, ठीक है, फोर्थ नंबर, इम्प्लांटेशन के बाद में फिफ्थ नंबर की प्रोसेस आएगी जेस्टेशन, जो अराउंड 9 मंथ तक चलती है इन द ह्यूमन। और जेस्टेशन के बाद में फाइनली जो प्रोसेस आएगी नंबर 6 की, उसे हम नाम देंगे पार्चुरेशन। तो अभी हमने बस 6 टर्म्स के बारे में जाना है, ठीक है, कि गैमेटोजेनेसिस गैमेट बनाना, इंसेमिनेशन सीमन को पहुंचाना या स्पर्म को पहुंचाना, मेल एंड फीमेल गैमेट को मिलाना फर्टिलाइजेशन, बच्चे का यूट्रस के साथ जुड़ना इम्प्लांटेशन, 9 महीने तक उसका डेवलपमेंट होना गेस्टेशन, और फाइनल उसका बॉडी से बाहर आना पार्चुरेशन। तो बेसिकली इन्हीं 6 प्रोसेस को हम डिटेल में देखने वाले हैं इन दिस चैप्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज गैमेटोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, अब गैमेटोजेनेसिस मेल में भी होती है और गैमेटोजेनेसिस फीमेल में भी होती है। गैमेट मेल में भी बनेगा और गैमेट फीमेल ही बनेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट डाउन, ठीक है। और अगर किसी चीज में डाउट रहता है, वैसे तो मैंने सारा एक्सप्लेन किया है बढ़िया से, फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो कि कुछ दिक्कत है या कोई डाउट है। चलो सबसे अब हम जानने वाले हैं किसके बारे में? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हमें पता है कि मेल के अंदर मेल गैमेट बनेगा। अब वो मेल गैमेट बनेगा कहां पर? मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बनेगा। कहां बनेगा? मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बनेगा। हम मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कहां बनेगा, हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं, डायग्राम भी देखेंगे। एक मैंने भी हैंड ड्रॉन बना रखा है यहाँ पे डायग्राम, पहले उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो हम जान रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हम जान रहे हैं किसके बारे में? मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। डायग्राम हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, देखो यहां से। अगर चाहो तो मेरे साथ ऐसे ड्रॉ करके देख सकते हो कैसे ड्रॉ करना होता है। सबसे पहले बीचों बीच एक लाइन खींचो, एक पाइप जा रही है, ठीक है। इस पाइप का नाम होता है, ये जो पाइप जा रही है यहां से, ठीक है, दिस पाइप इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। ठीक है, दिस पाइप इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। आई मेंशनड इट समवेयर। ठीक है, ये जो पाइप गई है बीचों बीच, इस पाइप को हम नाम क्या देते हैं? यूरेथ्रा। इसे हम क्या नाम देंगे? यूरेथ्रा नाम देंगे। अयो आपको समझ में आ रहा है? ये जो बीचों बीच पाइप जा रही है, इस पाइप का नाम क्या? यूरेथ्रा। फिर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे ऐसा ट्रायंगुलर शेप का सा एक और पाइप यहाँ पे बनानी है, और इसके ऊपर इसे कवरिंग बना देनी है। ये जो बाद में स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इस स्ट्रक्चर का नाम है पेनिस। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? पेनिस नाम है, ठीक है। तो बीचों बीच जो पाइप है,
उसका नाम है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो मस्कुलर सा स्ट्रक्चर है, इसे हम नाम देते हैं पेनिस। इसे हम क्या नाम देते हैं? पेनिस। ध्यान दीजिएगा, पेनिस का वो वाला पोर्शन, पेनिस का वो वाला पोर्शन जो नीचे की ओर है और थोड़ा सा बल्जी दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? बल्जी सा दिखाई दे रहा है, सोलन दिखाई दे रहा है। इसे हम नाम देते हैं ग्लांस पेनिस। इसे हम क्या नाम देते हैं? ग्लांस पेनिस नाम देते हैं। और ग्लांस पेनिस के ऊपर एक छोटी सी कवरिंग है जो कवर कर रही है। इस कवरिंग को हम नाम देते हैं फोरस्किन। इस कवरिंग को हम क्या नाम देते हैं? फोरस्किन। एक चीज एक्स्ट्रा बता रहा हूं, फोरस्किन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रप्यूस। ठीक है, प्रपोज नहीं बोला है मैंने। फोरस्किन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रप्यूस। फोरस्किन को ये को नाम देते हैं हम, क्या नाम देते हैं? प्रप्यूज नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? प्रप्यूज। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। बीचों बीच एक पाइप जा रही है, दिस पाइप इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। इसके ऊपर एक मस्कुलर सी कवरिंग दिख रही है, इसे हम नाम देते हैं पेनिस। पेनिस का नीचे सोलन पार्ट कहलाता है ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस के ऊपर की जो कवरिंग है, इट इज कॉल्ड एज द फोरस्किन। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज द फोरस्किन कहलाती है। अब नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक्स्ट्रा बातें हम और कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यूरेथ्रा का वो वाला पोर्शन जो ऊपर की ओर है, इसे हम नाम देते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। इसे हम क्या नाम देते हैं? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का इतना ये जो पोर्शन है, इसे हम नाम देते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। देखो, ये यहां से लेके यहां तक पूरी क्या है? यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा का इतना जो पोर्शन है, इसे हम क्या नाम देंगे? यहां से लेके यहां तक जो यूरेथ्रा है, ये वाला। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। फिर इतना जो यूरेथ्रा है, ये वाला, ठीक है, इसे हम नाम देंगे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। इसे हम क्या नाम देंगे? मेम्ब्रेस। 1 सेकेंड, उतना नहीं एग्जैक्टली। ठीक है, ये वाला जो यूरेथ्रा है, यहां से लेके यहां तक का, दिस इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा का वो वाला पोर्शन जो पेनिस से ढका हुआ है, जो किससे ढका हुआ है? पेनिस से ढका हुआ है, उसे हम क्या नाम देंगे? पिनाइल यूरेथ्रा। उसे हम क्या नाम दे देंगे? पिनाइल यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा के 3 पोर्शंस हो गए। सबसे पहली चीज क्या है? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। दूसरा है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। तीसरा क्या है? पिनाइल यूरेथ्रा। उसके बाद में देखो, ऊपर की ओर एक उल्टा दिल बना हुआ है। ठीक है, एक उल्टा दिल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसे हम नाम देते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। इसे हम क्या नाम देंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड नाम देंगे। नीचे की ओर यहां देखो ग्लैंड बना हुआ है, इसे हम नाम देंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसे हम क्या नाम दे देंगे? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब आगे देखिए, तो ये हो चुका पेनिस। पेनिस से जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर है, ये वाइट स्ट्रक्चर, इसका नाम होता है स्क्रोटम। इसका नाम क्या होता है? स्क्रोटम नाम होता है। स्क्रोटम के इनसाइड प्रेजेंट होती है टेस्टिस। स्क्रोटम के अंदर की ओर क्या प्रेजेंट है? टेस्टिस प्रेजेंट है। टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम से जुड़ी हुई है, और जोड़ने के लिए जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसे हम नाम देते हैं ग्यूबरनेकुलम। ये इसका नाम क्या होगा? ग्यूबरनेकुलम। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये जो स्ट्रक्चर है, इसका नाम होता है ग्यूबरनेक्यूलम। इसका नाम क्या होता है? ग्यूबरनेकुलम। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अब देखो टेस्टिस जो है, इसके ऊपर से एक पाइप जा रही है, ये वाली टेस्टिस के ऊपर से एक पाइप जा रही है। इस पाइप का नाम होता है एपिडाइमिस। एपिडाइमिस एक नई पाइप में ओपन हो रही है ऊपर की ओर। इस पाइप का नाम होता है वास डिफरेंस। क्या नाम होता है? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या बनाती है? कर्ल बना लेती है। किसके ऊपर बनाती है? यूरेटर के ऊपर। और फाइनली जाके ओपन हो जाती है कहां पर? यूरेथ्रा में। फाइनली जाके ओपन कहां हो जाती है? यूरेथ्रा में ओपन हो जाती है। ठीक है, फाइनली जाके कहां ओपन हो जाती है? यूरेथ्रा में। बेटा ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ी एक्स्ट्रा चीज है, समझिएगा। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं पहले, तब जाके अगर ये पॉसिबल हो पाया। हाँ, ध्यान दीजिएगा, टेस्टिस से एक पाइप निकली है, उस पाइप का नाम है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस फाइनली जाके ओपन होगी यूरेथ्रा में। कहा ओपन होगी? यूरेथ्रा में। तो ये आ चुकी है वास डिफरेंस। ठीक है,
ये जो येलोइश पाइप दिख रही है ये वाली, इसका नाम है यूरेटर। इसका नाम है यूरेटर। यूरेटर में वास्ट डिफरेंस ओपन नहीं हो रहा है, यूरेटर के ऊपर से कर्ल बना रही है और फिर फाइनली जाके इस वाले स्ट्रक्चर में ओपन हो रही है जिसका नाम है यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा में ओपन होने के लिए आगे जाती जा रही है, जाती जा रही है, बीच में एक ग्लैंड आ जाता है और इस ग्लैंड का नाम होता है सीमाइनल ग्लैंड। ध्यान दीजिएगा, सीमाइनल ग्लैंड से पाइप निकल रही है जिसे बोलते हैं सीमाइनल डक्ट। सीमाइनल डक्ट जो है वो वास्ट डिफरेंस की पाइप के साथ जाके मिल जाती है और दोनों पाइप मिलके एक साथ में ओपन होती है किसके अंदर, यूरेथ्रा के अंदर। मैंने क्या कहा कि ये क्या है, वास्ट डिफरेंस है। वास्ट डिफरेंस आगे जाती जा रही है, वास्ट डिफरेंस में एक ग्लैंड ने अपनी पाइप ओपन की, उस ग्लैंड का नाम है सीमाइनल ग्लैंड। ये दोनों पाइप मिलके एक नई पाइप बना लेती हैं जो ओपन होती है यूरेथ्रा में। प्रोस्टेट ग्लैंड में ओपन नहीं हो रही है, यूरेथ्रा में ओपन हो रही है और इस नई पाइप का नाम क्या होता है, इजैक्यूलेटरी डक्ट। इस नई पाइप का नाम होता है इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, इस नई पाइप का नाम क्या होता है, इजैक्यूलेटरी डक्ट नाम होता है। तो हमने देखा कि यहां से टेस्टिस है, टेस्टिस से एक पाइप निकलती है, नामकरण बेटा जी याद करना पड़ेगा। ठीक है, टेस्टिस से एक पाइप निकली, इसका नाम है एपिडाइमिस। ये जाके ओपन होगी वास्ट डिफरेंस में, वास्ट डिफरेंस यूरेटर पे कर्ल बनाती है और किसमें खुल जाती है, यूरेथ्रा में ओपन हो जाती है। बट जब ओपन हो रही होती है तो साथ में इसके साथ एक और पाइप जुड़ जाती है किसकी, सीमाइनल ग्लैंड की। दोनों पाइप मिलके एक साथ ओपन होती है यूरेथ्रा में और ये जो नई पाइप है इसे हम नाम देते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू द यूरेथ्रा। इजैकुलेटरी डक्ट कहां खुलेगा, यूरेथ्रा में। अब ध्यान दीजिएगा, यूरेथ्रा के ऊपर एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है ये वाला, इसे हम नाम देते हैं, इसे हम यहाँ नाम देते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इसे हम क्या नाम देते हैं, यूरिनरी ब्लैडर नाम देते हैं। इसे हम क्या नाम देंगे, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में कौन सी पाइप ओपन होगी, यूरेटर ओपन होगी। देखो किडनी से एक पाइप आ रही है ये वाली येलोइश वाली, इस पाइप का नाम क्या होता है, यूरेटर। यूरेटर ओपन होती है यूरिनरी ब्लैडर में, वास्ट डिफरेंस ओपन नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वास्ट डिफरेंस तो यूरेथ्रा में खुलेगी। अब क्या होता है, जब यहां से वास्ट डिफरेंस आई, सीमाइनल ग्लैंड की पाइप के साथ मिली, इजैकुलेटरी डक्ट बनी और यूरेथ्रा में ओपन हुई। इसके जस्ट नीचे ग्लैंड होता है, इस ग्लैंड का नाम होता है सीमाइनल ग्लैंड। क्या नाम होता है, सीमाइनल ग्लैंड। सीमाइनल ग्लैंड से अगर मैं थोड़ा नीचे देखूं तो सीमाइनल ग्लैंड से थोड़ा नीचे की ओर यहां पर एक और, सॉरी ये वाला कौन सा ग्लैंड है, यहां लिख देते हैं, ये वाला ग्लैंड है सीमाइनल ग्लैंड। इस वाले ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, और नीचे की ओर ये वाला ग्लैंड है, इसका नाम है काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड का बेटा दूसरा नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। आई होप आपको डायग्राम थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले से ड्रॉ कर लिया था, अभी ऊपर वाला डायग्राम भी आपको दिखा दूंगा, उसमें क्या मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो डायग्राम था, इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर इसको पेनिस बोलते हैं, बीच में जो पाइप है इसको यूरेथ्रा बोलते हैं। ये वाला ग्लैंड है येलोइश वाला उल्टे हार्ट की शेप वाला, इसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। इस वाले को सिमाइनल बोलेंगे। इस वाले ग्लैंड का नाम होगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो यूरेथ्रा में जाके ओपन हो रहा है। ठीक है, इसको बोलेंगे टेस्टिस। टेस्टिस जुड़ी हो स्क्रोटम से, जिस स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़ी हो उसको बोलते हैं यूबेर्निकुलम। ठीक है, पेनिस के नीचे वाला पार्ट कहलाता है ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस की कवरिंग क्या कहलाती है, फोरस्किन कहलाती है। ठीक है, ये वाली पाइप यूरेथ्रा के अंदर जो पाइप ओपन हो रही है किसकी, वास्ट डिफरेंस प्लस सीमाइनल ग्लैंड की जो पाइप है, दोनों मिलकर जो पाइप बनती है उसे हम नाम देते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। अब आ जाइए इस डायग्राम पे। ठीक है, एक बेसिक सा डायग्राम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, जिसमें ऊपर वाली जो चीज दिखा रही है इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ध्यान दीजिएगा, यूरिनरी ब्लैडर में किडनी से पाइप आगे खुलती है दोनों तरफ से, जिसका नाम है यूरेटर। ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है इसका नाम है पेनिस। पेनिस के बीचों बीच एक पाइप है, इस पाइप का नाम है यूरेथ्रा। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है ये वाला बड़ा सा, इसका नाम क्या होता है, इस वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा,
वन सेकेंड, इस वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, बीच में जो है इसका नाम होगा यूरेथ्रा। ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम होता है स्क्रोटम। ठीक है, इसका नाम क्या है, स्क्रोटम है। स्क्रोटम के इनसाइड में ओवल शेप की क्या रखी है, टेस्टिस रखी है। टेस्टिस के ऊपर देखो एक पाइप है जिसका नाम है एपिडाइमिस। एपिडाइमिस में आगे जाके कन्वर्ट होती है किसमें, वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस यूरेटर के अलावा कर्ल करती है और फाइनली ओपन हो जाती है यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा में जब ये ओपन हो रही है तो देखो ध्यान से, इसके साथ सिमाइनल वेसिकल भी ओपन हो रहा है, दोनों मिलके एक साथ ओपन हो रहे थे। जो नई पाइप है इसे हम नाम देते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, इसे हम नाम देते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। चलिए आगे देखते हैं। डायग्राम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम तुम्हें ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं किसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा जी दो चीजें होती हैं। एक होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, बाहर से दिखने वाला मेल का ऑर्गन जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में दो चीजें आती हैं, एक होता है पेनिस जो हमने अभी डायग्राम में देखा, और दूसरा होता है स्क्रोटम। इन दोनों को मिला के हम नाम क्या देते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। फिर मेल के अंदर होते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर जिन्हें हम नाम देंगे इंटरनल जेनाइटेलिया। इंटरनल जेनाइटेलिया में क्या आएगा, सबसे पहली चीज इंटरनल जेनाइटेलिया में कंसिडर होती है टेस्टिस, दूसरे स्क्रोटम, तीसरा एक्सेसरी डक्ट्स। तुमने वो जो पाइप देखी थी वास डिफरेंस, सेमनीफेरस सेमनीफेरस नहीं, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, एपिडाइमिस, ये सब एक्सेसरी डक्ट कहलाती हैं। क्या क्या कहलाती है एक्सेसरी डक्ट, मैं नाम लिख देता हूँ, वन सेकंड। एक्सेसरी डक्ट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, एक्सेसरी डक्ट में सबसे पहली चीज क्या है, एपिडिडाइमिस आएगी। दूसरी चीज क्या आएगी, वास डिफरेंस आएगी। ठीक है, और क्या आएगा, इजैक्यूलेटरी डक्ट आएगा। ठीक है, डायग्राम में तो यही सब था। और भी कुछ पाइप्स होते हैं जैसे रेटे टेस्टिस भी इसमें काउंट होगी। और क्या काउंट हो सकता है, वासा डिफरेंशिया। सर आपने तो बताया नहीं, अभी बताएंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी बताता हूँ वासा डिफरेंशिया के बारे में भी। ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड में क्या क्या आएगा, एक्सेसरी ग्लैंड में पहला चीज क्या आएगा, सीमाइनल ग्लैंड। दूसरा क्या आएगा, काउपर्स ग्लैंड जिसे बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। तीसरी चीज क्या आएगी, वो जो उल्टा हार्ट की शेप का था उसे हम नाम देते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। उसे हम क्या नाम देते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सब कुछ शामिल होंगे किसके अंदर, एक्सेसरी ग्लैंड्स के अंदर शामिल होंगे। चलिए बात करते हैं बेटा जी अब टेस्टिस की, किसकी बात करते हैं, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे पहली चीज आती है उसका नाम होता है टेस्टिस। उसका नाम क्या होता है, टेस्टिस नाम होता है। क्या नाम होता है, टेस्टिस। टेस्टिस कैसी होती है, ओवल शेप की होती है। कैसी होती है, टेस्टिस की शेप कैसी होती है, ओवल शेप की होती है। कहाँ होती है, प्रेजेंट इनसाइड द स्क्रोटम। कहाँ प्रेजेंट होती है, स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है। और शेप कैसी होती है, ओवल। देखो अब मेन यहां से तुम्हारे कॉन्सेप्ट बनने स्टार्ट होंगे। अभी तक तो क्या था, बहुत ही ज्यादा बेसिक बातें थी, प्रोसेसेस के बारे में जाना था, डायग्राम के बारे में जाना था। मेन जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी वो अब शुरू होगी यहां से। देखो मेल के अंदर क्या होता है, टेस्टिस होता है। ठीक है, टेस्टिस कहाँ लोकेट होती है, सबने रख लिया होता है बढ़िया से। टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होती है, स्क्रोटम में। कहाँ प्रेजेंट होती है, स्क्रोटम में। बट मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब हम तुम कितनों से थे, बहुत छोटे से थे, जब अपनी माँ की बॉडी में थे, जब गैस्टेशन पीरियड चल रहा था, ठीक है, जब बच्चा बहुत छोटा था, फीटस वाली फॉर्म में था, माँ की बॉडी में था, ठीक है, उस दौरान जो टेस्टिस थी ना वो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट नहीं थी। पहले जो टेस्टिस थी वो प्रेजेंट थी हमारे एब्डोमेन एरिया में। कहां प्रेजेंट थी, एब्डोमेन। अब तुम सोच रहे हो एब्डोमेन कौन सा होता है, तो बेटा हमारी बॉडी का वो वाला एरिया जहां पे इंटेस्टाइन है, जहां पे स्टमक है, ठीक है, जहां पे लीवर वगैरह है, ये जो एरिया है इसे हम नाम देते हैं एब्डोमेन। इसे हम क्या नाम देते हैं, एब्डोमेन। तो जब तुम छोटे से थे, जब तुम इत्तुस्प थे,
तब ये जो टेस्टिस है ना बेटा, ये तुम्हारे स्क्रोटम में प्रेजेंट नहीं थी, इट वॉज प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमेन। कहाँ प्रेजेंट थी? तुम्हारे पेट वाले इलाके में, ठीक है। पहले टेस्टिस कहाँ थी? पेट में थी। कोई भी हंसेगा नहीं इस वाली बात पे, ठीक है, बेसिक बात है। पहले जो टेस्टिस थी वो हुआ करती थी हमारे एब्डोमेन में। कहाँ हुआ करती थी? एब्डोमेन में। अब टेस्टिस कहाँ पे पाई जाती है? अभी हमने डायग्राम में देखा स्ट्रक्चर आया था जिसका नाम था स्क्रोटम। तो पहले टेस्टिस एब्डोमेन में थी, आज कहाँ पर है? स्क्रोटम में। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई चीज तुम्हारे एब्डोमेन में रखी है और कोई चीज तुम्हारे स्क्रोटम में रखी है, कंसीडर कर लो कि तुम वहां पे एक बढ़िया सा पंच मारते हो, किक मारते हो, तो ज्यादा दर्द कहां पर होगा? एब्डोमेन में होगा, स्क्रोटम में होगा? ऑब्वियसली द आंसर इज स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम में क्या होता है? बहुत ज्यादा दर्द होता है। अगर बहुत ज्यादा जोर से किक मार ली तो उससे डेथ भी हो सकती है, बहुत वीक एरिया है। सोचो जो टेस्टिस थी वो पहले बढ़िया से प्रोटेक्टेड थी, कहां पे? एब्डोमेन में थी। कहां थी? एब्डोमेन में। फाइनली वो कहां पर आ गई? स्क्रोटम में। तो उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या रहा होगा? रीजन रहा होगा। उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या रहा होगा? रीजन रहा होगा। हम इस रीजन के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो मेरी बात समझिए, फिर से दोहरा रहा कि जो टेस्टिस है आज वो कहां प्रेजेंट है? स्क्रोटम में। आज तुम्हारी बॉडी में कहां प्रेजेंट है? स्क्रोटम में। लेकिन जब तुम छोटे से थे, नन्हे से थे, तब जो टेस्टिस थी वो स्क्रोटम में नहीं हुआ करती थी, तब वो हुआ करती थी एब्डोमेन में। कहां हुआ करती थी? पहले जब तुम छोटे थे तो टेस्टिस हुआ करती थी कुछ यहां, ये रही एक टेस्टिस और ये रही दूसरी टेस्टिस। तो टेस्टिस हुआ करती थी एब्डोमेन में। आज टेस्टिस कहां पर है? स्क्रोटम में। आज टेस्टिस कहां है? स्क्रोटम में। पहले टेस्टिस कहां हुआ करती थी? एब्डोमेन में, ठीक है। तो हुआ क्या? ड्यूरिंग द 7th मंथ प्रेगनेंसी का, जब 7th मंथ चल रहा था मदर में, और जब तुम मदर की बॉडी में थे, तो 7वें महीने क्या हुआ? जो टेस्टिस थी इट डिसेंड्स इनटू द स्क्रोटम, ठीक है। पहले टेस्टिस कहां हुआ करती थी? एब्डोमेन में हुआ करती थी। लेकिन जब 7वां महीना आया प्रेगनेंसी का, तब टेस्टिस अपना गलियारा छोड़ के, एब्डोमेन छोड़ के कहां चली गई? स्क्रोटम में चली गई। कहां चली गई? स्क्रोटम में चली गई। और ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठ के चली गई, स्क्रोटम में गई थी एक प्रॉपर पाथवे के थ्रू। देखो यहां पर एक पाइप दिखाई दे रही है, ये वाली, ठीक है। इस पाइप का नाम है इंग्यूनल कैनाल। इस पाइप का नाम क्या है? इंग्यूनल कैनाल। तो ड्यूरिंग द 7वां महीना ऑफ प्रेगनेंसी जो टेस्टिस थी वो एब्डोमेन से होते हुए कहां चली गई? ठीक है, इंग्यूनल कैनाल, और इंग्यूनल कैनाल से कहां पहुंच गई? स्क्रोटम में। कहां पहुंच गई? स्क्रोटम में। तो पहले टेस्टिस थी एब्डोमेन में, फिर यहां पर एक पाइप होती है, इस दोनों साइड होती है। इस पाइप को हम नाम देते हैं इंग्यूनल कैनाल। क्या नाम देते हैं? इंग्यूनल कैनाल। और इंग्यूनल कैनाल से जो टेस्टिस है वो ड्यूरिंग द 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी डिसेंड कर जाती है इनसाइड द स्क्रोटम। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको मेरी बात क्लियरली पता लग गई होगी कि टेस्टिस हमेशा से स्क्रोटम में नहीं थी, पहले एब्डोमेन में थी। एब्डोमेन से टेस्टिस आती आती कहां पे? स्क्रोटम में। बेटा बार बार दोहरा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। एब्डोमेन से टेस्टिस कहां गई है? स्क्रोटम में। स्क्रोटम तम आने के लिए एक पाइप का यूज हुआ, उस पाइप का नाम क्या है? इंग्यूनल कैनाल, जिसके थ्रू टेस्टिस आई है कहां पर? स्क्रोटम में। कहां आई है? स्क्रोटम में। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमने बात कर ली टेस्टिस डिसेंड्स इनटू स्क्रोटम ड्यूरिंग 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। और किसके थ्रू? थ्रू इंग्यूनल कैनाल। किसके थ्रू आई? इंग्यूनल कैनाल। मान के चल लो अगर ये जो टेस्टिस है इसको 7वें महीने में आना था स्क्रोटम में, लेकिन अगर ये 7वें महीने में स्क्रोटम में नहीं आ पाई तो एक बीमारी हो जाती है, ठीक है। इफ टेस्टिस फेल टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, अगर टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आ पाई तो एक बीमारी हो जाती है, और उस बीमारी को हम नाम देते हैं, हम उस बीमारी को नाम देते हैं क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। हम उस बीमारी को क्या नाम देते हैं?
क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। देखो ये जो मैंने बना रखा है इसे हम बोलते हैं स्क्रोटम। ये क्या है? स्क्रोटम है। ये स्क्रोटम के अंदर क्या रखी हुई है? टेस्टिस। ये कब आई होगी? 7th मंथ में आई होगी। टेस्टिस जुड़ी होती है स्क्रोटम से ग्यूबरनेकुलम की हेल्प से। किसकी हेल्प से? ग्यूबरनेकुलम की हेल्प से। ये तो है नॉर्मल कंडीशन। ये तो कैसी कंडीशन है? नॉर्मल कंडीशन। ये तो कैसी कंडीशन है? नॉर्मल कंडीशन। तो अगर टेस्टिस स्क्रोटम में आ गए तो नॉर्मली कुछ भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में नहीं आ पाई इंग्विनल कनाल के थ्रू, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। क्या कहलाएगी? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। क्रिप्ट ऑर्किडिज्म में दो कंडीशन आती है, केस 1 एंड केस 2। या तो दोनों ही टेस्टिस नहीं आई होगी स्क्रोटम में, या एक टेस्टिस आ गई और होगी और दूसरी वाली नहीं डिसाइड की गई होगी। ठीक है, ये दोनों ही कंडीशन क्या कहलाती है? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। दीज बोथ कंडीशन आर कॉल्ड एज क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। जानते हैं थोड़ा सा? अगर बेटा क्रिप्ट ऑर्किडिज्म हो जाएगा, देखो टेस्टिस का काम है स्पर्म बनाना। ठीक है, अगर क्रिप्ट ऑर्किडिज्म हो गया, टेस्टिस नहीं है तो स्पर्म नहीं बन पाएगा, क्योंकि एब्डोमेन में रहकर वो स्पर्म नहीं बना सकती, तभी तो टेस्टिस में आ रही है। ठीक है, तो अगर वो टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आ पाई तो क्रिप्ट ऑर्किडिज्म हो जाएगा। और मेल के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगी? मेल के अंदर हमें देखने को मिलेगी इनफर्टिलिटी। मेल के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगी? इनफर्टिलिटी। अगर टेस्टिस नहीं आई तो मेल में हमें क्या देखने को मिलेगा? इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी। देखो अब मेरी बात सुनिएगा जरा ध्यान से। इनफर्टिलिटी क्या होता है? द टेम्परली इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। अगर जो मेल या फीमेल है टेम्परली अगर वो बच्चे नहीं कर पा रहा, ये जो इनएबिलिटी है इसे हम क्या नाम देंगे? इनफर्टिलिटी। क्या नाम देंगे? इनफर्टिलिटी। बेसिकली कुछ टर्म्स होती है, एक होती है फर्टिलिटी, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। बच्चे बनाने की एबिलिटी क्या कहलाती है? फर्टिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? फर्टिलिटी। लेकिन अगर कोई बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? इनफर्टिलिटी। क्या नाम देते हैं? इनफर्टिलिटी। ध्यान दीजिएगा, इनफर्टिलिटी होती है टेम्पररी। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय सर्जरी और बाय मेडिकेशंस। ठीक है, इनफर्टिलिटी कैसे होती है? परमानेंट नहीं होती है, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं बाय मेडिकेशंस और बाय सर्जरी। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, तीन शब्द होते हैं। एक शब्द है फर्टिलिटी, बच्चे प्रोड्यूस करने की एबिलिटी। एक शब्द है इनफर्टिलिटी, और एक और वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं स्टेरिलिटी। जिसे हम क्या नाम देते हैं? स्टेरिलिटी। फर्क समझा रहा हूं, समझना। अगर कोई कपल बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा तो उसे हम क्या नाम देंगे? इनफर्टिलिटी। क्या नाम देंगे? इनफर्टिलिटी। लेकिन अगर कोई कपल बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा तो उसे हम क्या नाम देंगे? स्टेरिलिटी। समझ में आया? अगर कोई बच्चा या फिर बच्चा नहीं रहे, अगर कोई कपल बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो उसे हम क्या नाम देंगे? इनफर्टिलिटी। लेकिन अगर कोई कपल बच्चे नहीं पैदा कर पा रहा तो उसे हम क्या नाम देंगे? स्टेरिलिटी। नहीं समझ में आया? छोटा सा फर्क है कि इनफर्टिलिटी होती है टेम्पररी और स्टेरिलिटी होती है परमानेंट। तो अगर कोई कपल परमानेंटली बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा तो उसे तो हम नाम देंगे स्टेरिलिटी। क्या नाम देंगे? स्टेरिलिटी। लेकिन अगर कोई कपल किसी बीमारी की वजह से या कोई छोटी सी दिक्कत की वजह से बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा, जिसको सॉल्व कर दोगे तो सही हो जाएगा, उसे हम क्या नाम देंगे? इनफर्टिलिटी। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। तो अगर टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आई तो मेल के अंदर क्या हो सकता है? इनफर्टिलिटी हो सकता है, और उसको ठीक किया जा सकता है। और वो ठीक करने की प्रोसेस कहलाती है ऑर्किडोपैक्सी। वो ठीक करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? ऑर्किडोपैक्सी। ऑर्किडोपैक्सी में क्या होता है? डॉक्टर क्या करता है? सर्जिकली, सर्जरी की हेल्प से एब्डोमेन में कट वगैरह लगाता है और टेस्टिस को सर्जिकली कहां पे पहुंचाता है? स्क्रोटम में पहुंचाता है। इस प्रोसेस को नाम देते हैं ऑर्किडोपैक्सी। ऑर्किडोपैक्सी क्या है? एक सर्जिकल प्रोसेस है, सर्जिकल फिक्सेशन है। किसका? टेस्टिस का। किसके अंदर? स्क्रोटम के अंदर। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? ऑर्किडोपैक्सी नाम देते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज ऑर्किडोपैक्सी। चलिए मूविंग हेड।
आज बस लास्ट से थोड़ा सा जान लेते हैं टेस्टिस के बारे में, ठीक है। टेस्टिस क्या है, कैसा होता है टेस्टिस का स्ट्रक्चर? टेस्टिस होता है ओवल। टेस्टिस कैसा होता है? ओवल स्ट्रक्चर। टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा जी? टेस्टिस की शेप कैसी होगी? अरे टेस्टिस की शेप कैसी होगी? ओवल होगी। कैसी होगी? ओवल। कहाँ प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट इन स्क्रोटम। बता दिया, पहले एब्डोमेन में था, अब स्क्रोटम में आ गया, ठीक है। दूसरी बात, टेस्टिस की विड्थ कितनी होगी? 2 to 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस की चौड़ाई कितनी होगी? 2 to 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस की लेंथ कितनी होगी? 4 to 5 सेंटीमीटर। क्लियरली ये एनसीईआरटी का डेटा है जो तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। जो गीता, कुरान, बाइबल जो भी तुम उसे समझो। टेस्टिस की शेप कैसी होगी? ओवल होगी। टेस्टिस की शेप कैसी होगी? ओवल। बात करते हैं टेम्परेचर। देखो टेस्टिस के हैं थोड़े से नखरे। टेस्टिस के हैं थोड़े से नखरे हैं। टेस्टिस को क्या बनाना है? स्पर्म बनाना है। टेस्टिस को क्या बनाना है? स्पर्म बनाना है, ठीक है। टेस्टिस को स्पर्म बनाना है, बट टेस्टिस के यहाँ कुछ नखरे। स्पर्म बनाने के लिए उसको क्या चाहिए होता है? कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है। स्पर्म बनाने के लिए उसको क्या चाहिए होता है? कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर। कितना चाहिए होता है स्पर्म बनाने के लिए? उसको चाहिए होता है टेम्परेचर। कितना? कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? स्लाइटली, थोड़ा सा लोअर, यानी कम, देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो कि होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। टेस्टिस को क्या चाहिए? उसे थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए। कितना कम टेम्परेचर चाहिए? 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर, ठीक है। 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है क्या प्रोड्यूस करने के लिए? स्पर्म बनाने के लिए। देखो हमें पता है टेस्टिस होती है, टेस्टिस बनाएगी स्पर्म। स्पर्म बनाने के लिए उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है। वो पर्टिकुलर टेम्परेचर कितना होता है? 2 से लेकर 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है नॉर्मल स्पर्म का प्रोडक्शन करने के लिए। अब मेरे उस सवाल पे आ जाओ। याद करो अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें एक सवाल पूछा था कि टेस्टिस पहले थी एब्डोमेन में, पर एब्डोमेन छोड़ के वो कहाँ गई? स्क्रोटम में। कहाँ आ चुकी है? स्क्रोटम। मैंने ये भी पूछा था कि ज्यादा सेफ कहाँ है, एब्डोमेन में है स्क्रोटम में? तो आंसर सिंपली क्या था? एब्डोमेन में टेस्टिस क्या थी? ज्यादा सेफ थी। फिर भी अपनी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करके वो कहाँ आई थी? स्क्रोटम में आई थी। कहाँ आई थी? स्क्रोटम। बेटा एब्डोमेन क्या है? हमारी मेन बॉडी का पार्ट है, तो वहां पर भी टेम्परेचर कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन टेस्टिस को टेम्परेचर कितना चाहिए स्पर्म बनाने के लिए? ऑलमोस्ट अराउंड 34.5 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। क्या बनाने के लिए? स्पर्म बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? स्पर्म बनाने के लिए। एब्डोमेन में रखो तो टेम्परेचर रहता है 37। स्क्रोटम में टेम्परेचर क्या है? 34.5 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए टेस्टिस एब्डोमेन छोड़ के कहाँ आती है? स्क्रोटम में। कहाँ आती है? स्क्रोटम में। तो ड्यूरिंग द 7th मंथ जो टेस्टिस आई थी एब्डोमेन छोड़ के, वो क्यों आई थी? ताकि उसको क्या मिल सके? थर्मो रेगुलेशन मिल सके, उसको रेगुलेटेड टेम्परेचर मिल सके। कहां पे मिल सके? स्क्रोटम में मिल सके। इसीलिए अपनी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज करके टेस्टिस डिसेंड कर जाती है। कहां डिसेंड कर जाती है? स्क्रोटम में। कहां डिसेंड कर जाती है? स्क्रोटम में। एलएल का मतलब क्या है? कि दो टेस्टिस होती है, ये भी टेस्टिस है, ये भी टेस्टिस है। किसमें प्रेजेंट होती है? स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया इसका नाम क्या है? स्क्रोटम। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है? टेस्टिस। ठीक है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है? टेस्टिस। तो जो लोअर, ये जो है ये लेफ्ट साइड है और ये जो है राइट साइड है। बहुत बार बता चुका, जब भी बायोलॉजी का डायग्राम बनाओ हमेशा क्या चला दो? कैची। तो राइट हैंड इस तरफ आ गया, ठीक है, और लेफ्ट इस तरफ आ गया। तो दिस इज नॉट राइट, दिस इज एक्चुअली लेफ्ट। एंड ये वाली कैसी है? ये वाला कैसा है? राइट है। तो जो राइट वाली टेस्टिस होती है वो थोड़ी सी कहां होती है? ऊपर की ओर होती है। और जो लेफ्ट वाली टेस्टिस होती है वो थोड़ी सी नीचे की ओर होती है, ठीक है।
तो यही लिखा है मैंने यहाँ पे, एल एल का मतलब क्या है, लोअर लेफ्ट। एल एल का मतलब क्या है, लोअर लेफ्ट। कि जो लेफ्ट वाली टेस्टिस होगी वो कौन सी साइड होगी, थोड़ा नीचे की ओर होगी, एज कंपेयर टू द राइट वाली टेस्टिस, एज कंपेयर टू द राइट वाली टेस्टिस। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो, ये वही स्क्रोटम है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर प्रेजेंट होगी, इसके अंदर प्रेजेंट होगी टेस्टिस। लेफ्ट वाली थोड़ी नीचे और राइट वाली थोड़ी ऊपर की ओर होगी। दूसरी बात, टेस्टिस जो है ना, ये जो स्क्रोटम है, ये जो क्या है, स्क्रोटम है, स्क्रोटम की देखो एक बाउंड्री जो दोनों साइड को सेपरेट कर रही है, इसको बोलते हैं सेप्टा। सो क्या बोलते हैं, सेप्टा। स्क्रोटम कैसा होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होती है। इसकी वॉल जो दोनों साइड को डिवाइड करे उसको बोलते हैं सेप्टा। इन इसके ये के इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, टेस्टिस के अंदर दूसरा टेस्टिस प्रेजेंट होगा। ठीक है। दूसरी बात, ये जो स्क्रोटम होता है ये एक स्पेशल तरह की मसल का बना होता है जिसे हम नाम देते हैं डार्टोस मसल। टेस्टिस जहां स्क्रोटम में रखी हुई है, ये जो स्क्रोटम है ये एक स्पेशल मसल का बना होता है, और स्पेशल मसल क्या कहलाती है, डार्टोस मसल। डार्टोस मसल किसमें हेल्प करता है, थर्मो रेगुलेशन में। डार्टोस मसल किसमें हेल्प करता है, थर्मो रेगुलेशन में। किसमें हेल्प करता है, थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है कौन, डार्टोस वाला मसल। ठीक है, जिसका स्क्रोटम बना होता है। अब देखो ये क्या है, स्क्रोटम है, नॉर्मली ऐसा होता है। स्क्रोटम की लेंथ कभी इंक्रीज हो सकती है, ये भी नॉर्मल है। ठीक है, ये वाली स्क्रोटम वाली कंडीशन भी नॉर्मल है, ये वाली स्क्रोटम की कंडीशन भी नॉर्मल है, ये वाली स्क्रोटम की कंडीशन भी नॉर्मल है कि एक सेप्टा थोड़ा नीचे और दूसरा वाला थोड़ा ऊपर। ठीक है, और ये वाली भी नॉर्मल है कि ये वाला थोड़ा ऊपर और ये वाला थोड़ा नीचे। ये सारी कंडीशन स्क्रोटम में क्या है, नॉर्मल है। ये सारी कंडीशन स्क्रोटम में क्या है, नॉर्मल है। और ऐसा क्यों होता है, हार्मो रेगुलेशन के लिए। किसके लिए होता है, मान लो अगर तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है ज्यादा, अगर तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है ज्यादा, तो स्क्रोटम क्या कर जाता है, हाई टेम्परेचर पे, स्क्रोटम क्या कर जाता है, हाई टेम्परेचर पे रिलैक्स हो जाता है और कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर है कम और टेस्टिस को थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर चाहिए स्पर्म बनाने के लिए, आउटर टेम्परेचर क्या कम है, तो ये जो स्क्रोटम है ये क्या हो जाता है, कोल्ड टेम्परेचर में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये सारी ही कंडीशन क्या है, नॉर्मल है। तो ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, और ये भी नॉर्मल है कि अगर टेम्परेचर बाहर का कैसा है, कोल्ड है, तो स्क्रोटम ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। बाहर का टेम्परेचर कैसा है, हाई है, तो स्क्रोटम कैसा हो जाएगा, नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, नहीं रिलैक्स हो जाएगा। स्क्रोटम में ये कंडीशन भी पॉसिबल है कि एक सेप्टा थोड़ा नीचे और दूसरा थोड़ा ऊपर है, और ये वाली कंडीशन भी नॉर्मल है कि एक ऊपर और दूसरा नीचे की ओर है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ये सारी कंडीशन क्या है, पॉसिबल है। और ये सब कुछ क्यों करवाया जा रहा है, बिकॉज ऑफ थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए करवाया जा रहा है। मूविंग अहेड। ठीक है, अब आगे देखिए, ये जो टेस्टिस होती है, ठीक है, टेस्टिस जो होती है वो तीन तरह की वॉल से कवर होती है। ये क्या है, टेस्टिस है, ये क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस किससे कवर है, तीन तरह की वॉल से कवर है। कितनी वॉल से कवर है, थ्री टाइप ऑफ वॉल से कवर है। सबसे बाहर वाली जो लेयर है टेस्टिस की, इसका नाम होता है ट्यूनिका वजाइनैलिस। इसका नाम क्या होता है, सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसका नाम होता है ट्यूनिका वजाइनलिस। बीच वाली जो टेस्टिस उसका नाम होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और जो सबसे अंदर वाली लेयर है टेस्टिस की, उसका नाम होता है ट्यूनिका वेस्क्यूलरिस। ठीक है, जो सबसे बाहर वाली टेस्टिस की लेयर है उसका नाम है ट्यूनिका वजाइनलिस, जो बीच वाली उसका नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जो सबसे अंदर उसका नाम क्या है, ट्यूनिका वेस्क्यूलरिस। उसका नाम क्या है, ट्यूनिका वेस्क्यूलरिस नाम है। ठीक है, अच्छा एक अच्छी चीज और बताता हूं तुम्हें कि ये जो ट्यूनिका वजाइनलिस होता है ना, इट इज एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ पेरिटोनियम। देखो हमारी एब्डोमेन में एक मसल है, ये कवरिंग है,
एब्डोमेन की जो कवरिंग है उसका नाम है पेरिटोनियम। क्या नाम है? पेरिटोनियम। बात समझिएगा थोड़ी। कुदरत ने देखो यार हमें दिल दिया, दिल को बचाने के लिए हम मसल्स दे रखी है, रिब्स दे रखी है, ठीक है। लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास रिब्स वगैरह है। इज इट क्लियर? लेकिन जो हमारे फ्लैट करने वाले ऑर्गन, जो इन्फ्लाइट करते हैं ऑर्गन, जो साइज में इंक्रीज होते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो पेट की साइज इंक्रीज होती है, वहां पे कोई भी हड्डी वड्डी नहीं है। हड्डी होती तो फूल नहीं पाता वो ऑर्गन। इज इट क्लियर? तो वहां पे प्रोटेक्शन के लिए एक स्पेशल हमें मेम्ब्रेन दे रखी, मसल दे रखी, जिसका नाम है पेरिटोनियम। जिसका नाम क्या है? पेरिटोनियम। एब्डोमेन में यहाँ पे कवरिंग होती है, एब्डोमेन में, पेट वाले इलाके में, इंटेस्टाइन वाले इलाके में, इस कवरिंग का नाम है पेरिटोनियम। ठीक है, इस कवरिंग का नाम क्या होता है? पेरिटोनियम। कहां प्रेजेंट होती है? एब्डोमेन में। कहां प्रेजेंट होती है? एब्डोमेन में। टेस्टिस भी कहां पहले थी? एब्डोमेन में थी। अब यार देखो हुआ कैसा है कि ये जो पेरिटोनियम है, ये जो ट्यूनिका वजाइनलिस है, ये जो क्या है? ट्यूनिका वजाइनलिस, ट्यूनिका वजाइनलिस है, ये और कुछ नहीं है, पेरिटोनियम का ही एक्सटेंशन है। ये और कुछ नहीं है, पेरिटोनियम। मेरी बात समझिएगा, कुछ कोशिश कीजिएगा थोड़ी, कि लेट से ये है टेस्टिस, ठीक है। लेट से ये क्या चीज है? टेस्टिस है। ये क्या चीज है? टेस्टिस है। ये क्या चीज है? टेस्टिस है। टेस्टिस पहले कहां थी? एब्डोमेन में थी, ठीक है। ये क्या है? टेस्टिस है। टेस्टिस पहले कहां थी? एब्डोमेन। ये है एब्डोमेन की कवरिंग, मान लो। इस कवरिंग का नाम है, थोड़ा सा गंदा सा कपड़ा है, बोर्ड वोर्ड क्लीन करने काम आता है, ठीक है। तो ये कपड़ा है, ठीक है, इसको मान लेते हैं पेरिटोनियम। इसको क्या मान लेते हैं? पेरिटोनियम मान लेते हैं। तो पहले टेस्टिस कुछ ऐसे थी, ये एब्डोमेन में थी, तो एब्डोमेन में पेरिटोनियम ने इसको कवर कर रखा था। एब्डोमेन में इसको किसने कवर कर रखा था? पेरिटोनियम ने कवर कर रखा था। फिर ये क्या है? ये है इंग्यूनल कैनाल। ये कौन सी कैनाल है? इंग्यूनल कैनाल। तब इंग्यूनल कैनाल, ये देखो कि ऊपर है पेरिटोनियम, इंग्यूनल कैनाल से क्रॉस हो रही है कौन? टेस्टिस। कौन क्रॉस हो रही है? टेस्टिस। तो जब टेस्टिस नीचे जा रही है इंग्यूनल कैनाल से, और कहां आ रही है? स्क्रोटम में आ रही है, तो बाहर की ओर देखो, इसकी ओर ये जो कवरिंग आ गई, ये भी किसकी बनी है? पेरिटोनियम की ही बनी है। ये कवरिंग भी किसकी बनी है? पेरिटोनियम की बनी है। इसीलिए यहाँ पे एक अच्छी बात लिख रखी है कि ट्यूनिका वजाइनलिस और कुछ नहीं है, ट्यूनिका वजाइनलिस और कुछ नहीं है, इट इज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ पेरिटोनियम। कि पेरिटोनियम की जो लेयर थी वही आगे जाके कन्वर्ट हो गई, टेस्टिस के अराउंड कवरिंग बना ली, और उसी को हम क्या नाम देते हैं? उसी को हम नाम देते हैं ट्यूनिका वजाइनलिस। उसी को हम क्या नाम देते हैं? ट्यूनिका वजाइनलिस। बेसिकली इट इज द एक्सटेंशन, इट इज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द पेरिटोनियम, ठीक है। ये वही सेम मेम्ब्रेन है पेरिटोनियम जो हमारे स्टमक में, हमारे एब्डोमेन में होती है, और यही किसके बाहर होती है? टेस्टिस के बाहर होती है, ठीक है। इट इज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ पेरिटोनियम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। टेस्टिस की कवरिंग की बात कर ली। आज के लिए लास्ट टॉपिक है, ठीक है, टेस्टिस का वीएस, यानी टेस्टिस का वर्टिकुलर सेक्शन, या फिर टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। सपोज मारो तुम्हारे हाथ में एक अंडा है, अंडे को काटने के दो तरीके हैं, या तो मैं ऊपर से कट मारूंगा, ठीक है, जिसको मैं ट्रांसवर्स कट बोलूंगा। क्या बोलूंगा? ट्रांसवर्स कट। या फिर मैं ऐसे सामने से कट मार सकता हूं, ठीक है। इसको मैं क्या नाम दूंगा? वर्टिकल सेक्शन। क्या नाम दूंगा? वर्टिकल सेक्शन। और इसी को नाम क्या देते हैं? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। क्या नाम देते हैं? लॉन्गिट्यूड। अंडा है, अंडे को काटने के दो तरीके, या तो ऊपर से उड़ा दो उसको, बीच में से कट मार दो ऐसे, या उसको ऐसे कट मार दो। तो अभी जो हम टेस्टिस की स्टडी कर रहे हैं, वो उसको ऐसे कट करने के बाद स्टडी कर रहे हैं। तो जब मैंने टेस्टिस को ऐसे कट किया, तो उसके दो पार्ट हो गए, एक पीछे वाला पार्ट और एक आगे वाला पार्ट। आगे वाले पार्ट को हटा दो, हमें इससे मतलब नहीं है, हम देख रहे हैं पीछे वाला पार्ट। तो जब मैं टेस्टिस के इस वाले पार्ट को ऐसे कट करने के बाद देख रहा हूं, तब जाके जो डायग्राम बन रहा है उसे हम क्या नाम देते हैं? वीएस, यानी वर्टिकल सेक्शन ऑफ टेस्टिस, या फिर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। ये कैसे बनता है? जब टेस्टिस को हम वर्टिकली कट करते हैं। कैसे कट करते हैं? वर्टिकली कट करते हैं। कैसे कट करते हैं? वर्टिकली कट करते हैं। समझिएगा कैसे कट होता है। वैसे मैंने बना रखे, लेकिन फिर से बना देते हैं मैं बढ़िया से। टेस्टिस को जब कट किया, टेस्टिस कैसी थी? ऐसी ओवल शेप की थी, ठीक है। टेस्टिस को अब मैं देख रहा हूं अंदर से कैसा दिखाई देता है। तो टेस्टिस को जब देखा, तो इसके अंदर मुझे कुछ कंपार्टमेंट दिखाई दिए, इसके अंदर मुझे कंपार्टमेंटाइजेशन दिखाई दिया, ठीक है। इसके अंदर मुझे क्या दिखाई दिए? कंपार्टमेंट दिखाई दिए। ये जो कंपार्टमेंट है जो टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है,
ये तो बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स है, इन्हें हम नाम देते हैं टेस्टिक्यूलर लोब। क्या नाम देते हैं? टेस्टिक्यूलर लोब। एक आम टेस्टिस में, एक नॉर्मल टेस्टिस में, एक सिंगल टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्स होते हैं 250 इन नंबर। कितने नंबर में होते हैं? मेरे पास तो ड्रॉ करने के लिए जगह नहीं है, तो पहला लोब, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे सिमिलरली कितने लोब्स होंगे यहाँ पे? 250 कंपार्टमेंट यानी 250 लोब होंगे। फिर सुनो, एनसीईआरटी कहती है हर एक कंपार्टमेंट के अंदर, हर एक कंपार्टमेंट के अंदर क्या होता है? एक डक्ट होती है, एक पाइप होती है, एक ट्यूब होती है, जिसे हम नाम देते हैं, जिसे हम नाम देते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जिसे हम नाम देते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। हर एक लोब के अंदर, हर एक लोब के अंदर एक ट्यूब प्रेजेंट होती है। इस ट्यूब को तुम क्या नाम देते हो? लेकिन हम क्या नाम देते हैं? सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल। बात समझो मेरी थोड़ी। सबसे पहली चीज है टेस्टिस। सबसे पहली चीज क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट है? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल। हर एक के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल। कितनी होंगी? किसी लोब के अंदर एक सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल होगी, किसी में दो होंगी, और किसी में तीन भी हो सकती है। तो एक से लेके तीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होगी हर एक लोब के अंदर। फिर ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इनसे जो डक्ट निकल रही है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, ये आगे जाके एक नई डक्ट में ओपन हो जाती है, एक नई पाइप में खुल जाती है, और इस नई पाइप को हम नाम देते हैं रेटे टेस्टिस। इस नई पाइप को हम क्या नाम देते हैं? रेटे टेस्टिस। यही डायग्राम में बना रखा है, एक बार देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। वेरी संशोध, वन सेकेंड। हाँ हाँ, देखिए यहाँ पे, ये रहा टेस्टिस, यहां से लेके यहाँ। इसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स है। कितने होंगे? 250 कंपार्टमेंट्स। इन 250 कंपार्टमेंट को हम क्या नाम देंगे? टेस्टिकुलर लोब, या सिंपली लोब देंगे तो 250 नंबर होंगे। ठीक है। कंपार्टमेंट को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे क्या एक वॉल है? कंपार्टमेंट को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे एक वॉल है, और इसको भी हम क्या नाम दे सकते हैं? इसको भी हम नाम दे सकते हैं सेप्टा। इसको भी हम क्या नाम दे सकते हैं? सेप्टा नाम दे सकते हैं। अयोवा को समझ में आ रहा होगा। इसको भी क्या नाम देंगे? सेप्टा। हर एक लोब के अंदर क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। हर एक लोब में क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। कितनी होंगी? 1 से 3 हाईली कोइल्ड इन ईच लोब। एक भी हो सकती है, दो भी, और तीन भी। मैक्सिमम तीन, मिनिमम 1। ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये आगे जाके एक पाइप में ओपन हो रही है, जिसे हम क्या नाम देंगे? रेटेटेस्टिस। क्या नाम देंगे? रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस जिस नई पाइप में ओपन हो रहा है, ये वाला पाइप, पर्पल वाला पाइप, इसे क्या नाम देंगे? वासा इफ्रेंशिया। क्या नाम देंगे? वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया जो है, वो आगे जाके एक नए पाइप में ओपन हो रहा है। ठीक है। जो हाईली कोइल्ड है। ये पाइप कैसा है? हाईली कोइल्ड है। बहुत ज्यादा कोइलिंग होती है इसके अंदर। हाईली कोइल्ड पाइप है। इसे हम नाम देंगे बेटा जी एपिडिडाइमिस। इसे हम क्या नाम देंगे? एपिडाइमिस। ध्यान दीजिएगा, वासा इफ्रेंशिया से एपिडाइमिस बनी। एपिडेमिस का जो ऊपर वाला पोर्शन है, स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, जिसका हेड है, इसे हम नाम देते हैं कैपट। क्या नाम देते हैं? कैपट। ये जो बीच वाला पोर्शन है, यहां से लेके यहां तक वाला, इसे नाम देते हैं कॉर्पस। इसे क्या नाम देते हैं? कॉर्पस। और ये जो फाइनली टेल लाइक स्ट्रक्चर है एपिडाइमिस का, इसे हम नाम देते हैं कोडा। इसे क्या नाम देते हैं? कोडा नाम देते हैं। तो कैपट, कॉर्पस एंड कोडा नाम दे दिए जाते हैं। आगे सुनिए क्या होता है। यहां पर खत्म हो गया एपिडेमिस। क्या खत्म हुआ? एपिडेमिस। इसके बाद एक नई पाइप आई यहां पे। इस नई पाइप का नाम क्या है? वासा इफ्रेंशिया। क्या नाम है? वासा इफ्रेंशिया। चलिए, मैं आपको एक बार सीक्वेंस बता के बता देता हूं, फिर से एक बार प्रॉपरली एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, बढ़िया सा, बेहतरीन सा। ठीक है, सो डेट आप उसको अच्छे से याद कर सके। देखिएगा, सबसे पहली जो चीज है वो है टेस्टिस।
टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स हैं जिन्हें नाम देंगे टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, जो 215 नंबर होंगे। ईच लोब्यूल, हर एक लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कोइल्ड ट्यूब्स हैं जिन्हें नाम देंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये आगे जाके ओपन होती है रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस जो है रेटे टेस्टिस जो है इरेज हो गया, सॉरी। रेटे टेस्टिस जो है वो ओपन होता है किसमें? वासा इफरेंशिया में। वासा इफरेंशिया किसमें ओपन होता है? एपिडिडाइमिस में। और एपिडेमिस फाइनली ओपन होता है। एपिडेमिस कैसी होती है? हाईली कोइल्ड पाइप होती है। एपिडाइमिस किसमें ओपन होती है फाइनली? वासा डिफरेंशिया में ओपन होती है। और वासा डिफरेंशिया याद करो सिमाइनल वेसिकल के साथ मिलती है और एक नई पाइप में ओपन होती है जिसे बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। और इजैक्यूलेटरी डक्ट फाइनली ओपन होती है यूरेथ्रा में। कहाँ ओपन होती है? यूरेथ्रा में। तो बेसिकली मैंने तुम्हें स्पर्म यात्रा बता दी है। स्पर्म जो होता है वो टेस्टिस में बनता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ टेस्टिस में भी कहाँ बनता है। ध्यान दो, ये डायग्राम, ये रहा डायग्राम, ठीक है। ये जो पोर्शन है इसका नाम है टेस्टिस। इसका नाम क्या है? टेस्टिस। इसका नहीं, तो तुम्हें कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, इन कंपार्टमेंट को हम नाम देंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में हाईली कोइल्ड पाइप प्रेजेंट है जिसका नाम है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ही क्या करेगी? प्रोड्यूस करेगी स्पर्म्स। क्या प्रोड्यूस करेगी? स्पर्म। तो स्पर्म बनता कहां पर है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। स्पर्म बनता कहां पर है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म जाता कहां है? इस वाली पाइप में जिसका नाम है रेटे टेस्टिस। इसका नाम क्या है? रेटे टेस्टिस नाम है। इसका नाम क्या है? रेटे टेस्टिस नाम है। रेटे टेस्टिस से स्पर्म कहां जाता है? ये जो छोटी छोटी पाइप दिख रही है ये वाली येलोइश, इनका नाम है वासा इफरेंशिया। क्या नाम है? वासा इफरेंशिया। वासा इफरेंशिया से कहां जाता है? एपिडिडाइमिस। कहां जाता है? एपिडिडाइमिस में जाता है। एपिडिडाइमिस से फाइनली एक ऊपर की ओर पाइप जाती है, ठीक है, स्ट्रेट पाइप जाती है। इसका नाम है वास डिफरेंस। क्या नाम है? वास डिफरेंस। तो स्पर्म बनता है टेस्टिस में। टेस्टिस में भी कहां बनता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। टेस्टिस में भी कहां बनता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रोड्यूस होता है। कौन प्रोड्यूस होता है? स्पर्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक बात और, स्पर्म बना कहां पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। फिर बाकी सारी पाइप के थ्रू क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। एपिडाइमिस में ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, वासा डिफरेंस में ट्रांसपोर्ट होगा, रेटिटाइसिस में ट्रांसपोर्ट होगा, वासा इफरेंशिया, इसको बोलेंगे वासा इफरेंशिया, इसमें ट्रांसपोर्ट होगा। एक खास बात और है कि बनता स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में है, लेकिन स्पर्म मैच्योर कहां होता है? एपिडिडाइमिस में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म कहां देखने को मिलेगा तुम्हें? एपिडिडाइमिस में देखने को मिलेगा। एपिडाइमिस क्या होती है? हाईली कोइल्ड पाइप होती है, बहुत लंबी होती है, ठीक है, इसीलिए कॉइल्ड फॉर्मेट में होती है। और यहीं पे स्पर्म क्या होता है? मैच्योर होता है। एंड यहाँ पर स्टोर भी होता है। क्या होता है? स्टोर। तो ये जो टेस्टिस है ये एक तरह से स्पर्म की फैक्ट्री है। और इस स्पर्म की फैक्ट्री में भी स्पर्म बन कहाँ रहा है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। कहाँ बन रहा है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। आइए आज के लिए, आज का टॉपिक इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में कैसे सेल्स होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर के एरिया को हम क्या नाम देंगे? वहां पे कौन से सेल्स होंगे? सर्टोली सेल्स होंगे, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियम के बारे में जानेंगे, स्पर्मेटोगोनिया के बारे में जानेंगे, स्पर्मेटोसाइट के बारे में जानेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बारे में जानेंगे,
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बारे में जानेंगे, स्पर्मेटिड के बारे में जानेंगे, स्पर्मेटोजोआ के बारे में जानेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस हो कैसे रही है उसके बारे में जानेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में जानेंगे एंड स्पर्मिएशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, डरने की बात नहीं है, सेम सेम से शब्द लग रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, लेकिन छोटा छोटा डिफरेंस है इन सबके बीच में। तो इन सबके बारे में जानेंगे हम आने वाली नेक्स्ट क्लास में। देखते रहिए, बने रहिए लेक्चर्स। ठीक है, थैंक यू।